So now we are going to study about overview of Industrial Dispute Act 1947. I will try to tell you all the important thing which is related to Industrial Dispute Act 1947. Let's get started with our slide. Here I will tell you about the object of Industrial Dispute Act 1947. बेस्ट जगह जहाँ पे ऑब्जेक्ट बताया गया है वो बताया गया है डिमाकुची टी एस्टेट वर्सेस मैनेजमेंट ऑफ डिमाकुची टी एस्टेट 1958 का केस है। इसके अंदर देखो नाम से ही पता चलता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो कहने का मतलब यही है कि डिस्प्यूट होने से बचाएगा। अगर डिस्प्यूट किसके किसके बीच में हो सकता है, वर्कमैन वर्कमैन के बीच में, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर के बीच में, या फिर एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में। तो किसी भी तरीके का डिस्प्यूट होगा उस डिस्प्यूट को सॉल्व करने की कोशिश करेगा। एम्प्लॉयर और वर्कमैन के बीच में अच्छे रिलेशंस बनाने की कोशिश करेगा। किसी भी तरीके का इलीगल स्ट्राइक होना या इलीगल लॉकआउट होना उसे प्रिवेंट करेगा, क्योंकि इससे क्या होगा, काम हैम्पर होगा। या फिर जो वर्कमैन है उनको रिलीफ प्रोवाइड करना इन द मैटर ऑफ ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट। व्हाट आर दिस टर्म, आई विल टेल यू लेटर इसी वीडियो में। उसके बाद कलेक्टिव बार्गेनिंग, जो ट्रेड यूनियंस रहते हैं वो एम्प्लॉयज के बिहाफ पे एम्प्लॉयर से बार्गेनिंग करते हैं, उनकी सर्विस के कंडीशन से रिलेटेड, पेमेंट से रिलेटेड, इन सारी चीजों से रिलेटेड। कमिंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड, हियर आई विल टेल यू अबाउट द इंडस्ट्री। द इंडस्ट्री के डेफिनेशन क्या है, कि कौन कौन से मैटर्स हैं जो कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंडर आएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना, तभी पता चलेगा कि क्या हम इस एक्टिविटी को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के अंडर ला सकते हैं या फिर नहीं ला सकते। तो मैंने इसकी डेफिनेशन दो पार्ट्स में डिवाइड करी है ऑन द बेसिस ऑफ द ऑक्यूपेशन। तो एक एम्प्लॉयर के ऑक्यूपेशन के हिसाब से, एक एम्प्लॉय के ऑक्यूपेशन के हिसाब से। तो एम्प्लॉयर के ऑक्यूपेशन के हिसाब से किसी भी तरीके का बिजनेस, ट्रेड, अंडरटेकिंग, मैन्युफैक्चर और कॉलिंग ऑफ एम्प्लॉयर्स। और एम्प्लॉयज के हिसाब से, ऑक्यूपेशन के हिसाब से किसी भी तरीके का कॉलिंग, सर्विस, एम्प्लॉयमेंट, हैंडीक्राफ्ट्स, इंडस्ट्रियल ऑक्यूपेशन और वोकेशन ऑफ वर्कमैन। अब आप ये जो वर्ड पढ़ रहे हो ना, बिजनेस, ट्रेड, अंडरटेकिंग, इन सबका खुद में भी बहुत मतलब है। तो कहने का मतलब है बहुत वाइड इंटरप्रिटेशन लिया जा सकता है। एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे ट्रेड। ट्रेड मतलब क्या होता है, गुड्स के बदले गुड्स लेना या फिर एक जगह से दूसरी जगह सामान को ले जाना, राइट। ट्रेड मतलब गुड्स के बदले पैसे भी हो सकता है। तो आई एम जस्ट टेलिंग यू, देखो सिर्फ एक ट्रेड वर्ड का ही इतना मीनिंग आ गया, तो आप सोचिए इधर इतने सारे वर्ड है, इनका कितना कितना मीनिंग आ सकता है। लेकिन इसके कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे पोस्ट एंड टेलीग्राम डिपार्टमेंट, टेलीकॉम डिपार्टमेंट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज, ट्रेड यूनियन, कंस्ट्रक्शन मेंटेनेंस ऑफ नेशनल एंड स्टेट हाईवे। So now coming on our next slide, here I will tell you about the case laws. In this case law, सबसे पहले इस केस में मैं जितने भी आपको केसेस बताऊंगी, उन केसेस में आपको ये बताने की कोशिश करूंगी क्या इस एक्टिविटी को इंडस्ट्री कहा जाएगा, क्या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से गवर्न होगा, और अगर होगा तो क्यों होगा। तो इस केस में बोला गया कि जो म्यूनिसिपैलिटी है उसे इंडस्ट्री माना जाएगा इस एक्ट के अंदर। क्यों? म्यूनिसिपैलिटी के अंदर भी सिस्टमेटिक वर्क होता है और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में एक रिलेशन रहता है। उसके बाद एक और केस, स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस हॉस्पिटल मजदूर सभा 1960 का केस है। इसमें बोला गया कि किसी भी तरीके का चैरिटेबल हॉस्पिटल कहने का मतलब ये है कि कोई एक्टिविटी है, जरूरी नहीं है कि वो एक्टिविटी किसी तरीके का प्रॉफिट मोटिव ले तो ही उसे इंडस्ट्री के अंडर माना जाएगा, नहीं। अगर उसका कोई प्रॉफिट भी नहीं लेती, नॉन प्रॉफिट मोटिव है, तो भी उसे इंडस्ट्री के अंदर माना जाएगा। और इससे फर्क नहीं पड़ता वो गवर्नमेंट चला रही है या वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन चला रही है। अब आते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। ना हेयर जो कि सबसे लैंडमार्क है, अगर कहीं पे इंडस्ट्री की डेफिनेशन लिखी जाए, सो दिस इज अ मस्ट मेंशन केस, बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड वर्सेस ए राजप्पा। इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ट्रिपल टेस्ट। बोला क्या कि अगर किसी भी एक्टिविटी को इंडस्ट्री कहना है तो उसे ये बेसिकली 3 टेस्ट देने पड़ेंगे। सिस्टमेटिक एक्टिविटी मतलब जो काम हो एक सिस्टमेटिक वे में हो, फिर एक कॉपरेशन हो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, कि एम्प्लॉयर बोले डायरेक्ट करे एम्प्लॉय को और एम्प्लॉय उसके अंडर आए, उसकी बात सुने। उसके बाद गुड्स वगैरह और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, डिस्ट्रीब्यूट करना टू सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। उसके इसके बाद ये था हमारा ट्रिपल टेस्ट। तो कोई भी एक्टिविटी अगर इन टेस्ट को पास कर लेगी तो हम उसे क्या बोलेंगे, इंडस्ट्री बोलेंगे। उसके बाद दूसरी चीज, एब्सेंस ऑफ प्रॉफिट मोटिव और गेनफुल ऑब्जेक्टिव इज इररिलेवेंट। जैसा कि मैंने आपको हॉस्पिटल मजदूर सभा के केस में बताया था कि जरूरी नहीं है कि अगर उससे होते हैं ना, कुछ ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस, सेम उसी तरीके से। उसके बाद डोमिनेंट नेचर टेस्ट। सपोज मानो कोई एक इंडस्ट्री है, अब उस इंडस्ट्री के अंदर काम चल रहा है, तो बहुत सारे काम चल रहे हैं, छोटे छोटे काम चल रहे हैं, लेकिन जो तो सबसे
इम्पोर्टेंट, जो सबसे मेन काम है उधर का, अगर वो मेन काम ये ट्रिपल टेस्ट को सेटिस्फाई कर दे, तो उस पूरे अंडरटेकिंग को हम लोग क्या बोलेंगे? इंडस्ट्री बोलेंगे। ठीक है, ये बोलते हैं डोमिनेंट नेचर टेस्ट। कमिंग ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड, सो हेयर आई विल टेल यू अबाउट इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बारे में, जो कि दिया हुआ है सेक्शन 2 के। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बोल रही थी। अब देखते हैं, मैंने जैसे आपको बताया था कि डिस्प्यूट हो किसके किसके बीच में होता है? एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयर, वर्कमैन एंड वर्कमैन, एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन। अब डिस्प्यूट होने के पीछे का रीजन क्या है, मतलब सब्जेक्ट मैटर क्या है? सपो वो एम्प्लॉयमेंट या फिर नॉन एम्प्लॉयमेंट के टर्म से रिलेटेड हो, या फिर related to the condition of labor of any person, then जितने भी मैटर्स शेड्यूल सेकंड में और थर्ड शेड्यूल में लिखे गए हैं, वो सारे मैटर्स से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट अराइज होता है तो वो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अंडर आएगा। उसके अंदर लाइक लीव से रिलेटेड है, वेजेस से रिलेटेड चीजें हैं। देन एक सेक्शन 2 क्लॉज ए है, इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी गई है कि मैं यहाँ पे आपको इंडिविजुअल डिस्प्यूट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के बीच का थोड़ा सा रिलेशन समझाना चाहती हूँ। क्या होता है, सपोज एक एम्प्लॉयर है, ठीक है। अब एम्प्लॉयर से क्या होती है, वर्कमैन के बीच में कोई ऐसी नॉर्मल बात हो जाती है। सपोज वर्कमैन जो है वो कहता है कि मैं इस टाइम नहीं आऊंगा, तो एम्प्लॉयर कहता है नहीं नहीं तुम्हें इसी टाइम आना पड़ेगा। एक नॉर्मल सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है। तो ये क्या हुआ? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट है। क्यों? क्योंकि इससे पूरी कंपनी तो अफेक्ट तो नहीं हो रही ना, तो इस वजह से इंडिविजुअल डिस्प्यूट ही कहा जाएगा, ना कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो लेकिन अगर मान लो कोई एक वर्कमैन है, ठीक है, वो वर्कमैन अकेले खड़ा रहा है, उसके पीछे से कोई सपोर्ट नहीं है, और जिस मैटर को लेके वो खड़ा, वो मैटर जो रिलेटेड है डिसमिसल से रिलेटेड है उसके, या डिस्चार्ज से रिलेटेड, या फिर टर्मिनेशन से रिलेटेड है, या फिर रिट्रेंचमेंट से रिलेटेड, तो उसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट माना जाएगा। ये फर्क नहीं पड़ता कि उसके पीछे कितने लोगों का सपोर्ट है, वो अकेले भी खड़ा है इन मैटर्स की वजह से, तो उससे क्या माना जाएगा? इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। कमिंग ऑन अवर नेक्स्ट स्लाइड, सो नाउ हियर आई विल टेल यू अ केस। इसमें ये बोला गया है न्यूज़पेपर लिमिटेड वर्सेस स्टेट इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल यूपी एंड अदर्स, कि अगर किसी इंडिविजुअल डिस्प्यूट को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में कन्वर्ट होना है तो दो इंपॉर्टेंट चीजें। सबसे पहले कि एक कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट होना चाहिए, कि सपोज एक वर्कमैन एक इश्यू लेकर आ रहा है तो बाकी लोगों का भी उसमें कंसर्न रहना चाहिए। सपोज वो पेंशन से रिलेटेड कोई बात कर रहा है तो बाकी वर्कमैन भी तो अफेक्ट होंगे ना, राइट? उसके बाद या तो जो अग्रीव वर्कमैन है, मतलब जो इश्यू लेकर खड़ा हुआ है, उसे बाकी वर्कमैन का सपोर्ट मिले। कमिंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड, आई होप यहाँ तक समझ आ रहा हो। अब हम अगले स्लाइड पे यहाँ पे बताएंगे कि वर्कमैन क्या होता है। अब तक हम लोग बोलते गए वर्कमैन वर्कमैन, व्हाट इज वर्कमैन? तो इसकी जो डेफिनेशन है सेक्शन 2 में दिया हुआ है। मैंने इस डेफिनेशन को बहुत सारे पार्ट्स में बांट लिया है, तो मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स के फॉर्म में बताऊंगी। पहला इंग्रेडिएंट कि इंडस्ट्री के अंडर होना चाहिए, मतलब जो भी वो पर्सन है उसे इंडस्ट्री में एम्प्लॉय होना चाहिए। इंडस्ट्री क्या होती है, जो कि मैंने आपको सेक्शन 2 क्लॉज जे में बताया है, ठीक है। और उसके बाद एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप उन लोगों के बीच में होना चाहिए। अब देखो, जितना ज्यादा एम्प्लॉयर अपना कंट्रोल एक्सरसाइज कर पाएगा वर्कमैन पे, तो उतनी ज्यादा टेंडेंसीज है कि वो वर्कमैन कहलाएगा। मैं दोबारा से आपको ये बात रिपीट करती हूँ दूसरे ढंग से। सपोज जो एम्प्लॉयर है जितनी इंडिपेंडेंस देगा किसी पर्सन को, या फिर जितना कम कंट्रोल एक्सरसाइज करेगा, तो उतनी ही टेंडेंसी है कि हम उस पर्सन को वर्कमैन नहीं कहेंगे। अब आता है अगले स्लाइड पे। नाउ इन दिस स्लाइड अब मैं आपको बताऊंगी कि वर्कमैन क्या क्या काम करता है। तो वर्कमैन स्किल्ड काम भी कर सकता है, अनस्किल्ड भी कर सकता है, सेमी स्किल्ड भी कर सकता है, टेक्निकल, ऑपरेशनल, क्लैरिकल काम भी कर सकता है, या फिर सुपरवाइजरी काम भी कर सकता है। अच्छा, नॉन एम्प्लॉयज किसे किसे बोलते हैं? इस इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के कुछ एक्सेप्शन, जैसे मैंने वर्कमैन की आपको डेफिनेशन बताई। लेकिन अगर कोई डिफेंस से रिलेटेड कोई पर्सन है, जैसे आर्मी से रिलेटेड, नेवी, एयरफोर्स, पुलिस, तो वो इस एक्ट के अंदर वर्कमैन की डेफिनेशन में नहीं फिट बैठता है। या फिर वो पर्सन जिसकी वेज पर मंथ 10,000 रुपए से ज्यादा है, या फिर कोई एम्प्लॉय जो कि मैनेजरियल लेवल पे है। अब आते हैं अगले स्लाइड पे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कोई डिस्प्यूट हो जाता है इंडस्ट्री में, मतलब मैंने आपको बताया डिस्प्यूट किसके किसके बीच में हो सकता है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, जो मैंने आपको पहले बताया था। तो अब देखो डिस्प्यूट होता है तो सॉल्व कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले ये जो मैटर है, इस स्लाइड पे मैं आपको दो बातें बताने की कोशिश कर रही हूँ। पहली बात कि इश्यू कैसे सॉल्व होगा, दूसरा कि इस एक्ट के अंदर कितनी अथॉरिटीज बनी है। तो देखो सबसे पहले क्या होता है, किसी भी फैक्ट्री में
मान लो जो वर्कर्स हैं वो 100 से ज्यादा हैं, तो क्या होगा, वो मैटर सबसे पहले जाएगा वर्कर्स कमेटी में, जो कि सेक्शन 3 में दिया हुआ है। उसके बाद वो मैटर जाएगा कंसिलिएशन ऑफिसर के पास। कंसिलिएशन ऑफिसर क्या करता है, वो सेटलमेंट करता है। सेटलमेंट मतलब क्या होता है, वो कोई रिवॉर्ड नहीं देगा, ये नहीं बोलेगा कि ये आपका होगा। सपोज कोई लैंड से रिलेटेड कोई डिस्प्यूट है, तो जस्ट आई एम गिविंग ऐसे कोई एग्जांपल दे रही हूँ, इसमें लैंड से रिलेटेड का डिस्प्यूट होगा, लेकिन सब तो वो जो कॉन्सिलेटर है वो क्या कोशिश करेगा कि मतलब दोनों में आपसे समझ करवा देता है, ठीक है, किसी को एक जज फैसला नहीं सुनाता वो। उसके बाद अगर मान लो कंसिलेशन ऑफिसर से बात नहीं बनती, तो दो ऑप्शन होते हैं इंसान के पास, या तो आर्बिट्रेटर के पास जाए। आर्बिट्रेटर वैसा ही काम करेगा जैसे कि कोर्ट काम करती है, ठीक है, तो वो रिवॉर्ड देगा, फैसला सुनाएगा। और अगर उसका मन नहीं है आर्बिट्रेटर के पास जाने के पास, तो सीधे वो वहां से कंसिलिएशन ऑफिसर से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकता है। उसके बाद कंसिलिएशन बोर्ड जाएगा, जो कि सेक्शन 5 में दिया हुआ है। फिर भी सेटलमेंट नहीं हो पाता तो फिर लेबर कोर्ट नहीं तो इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल नहीं हो पाता तो सेक्शन 7 बी में दिया हुआ है नेशनल ट्रिब्यूनल, वहां जा सकता है। आई होप इट्स क्लियर। अब आते हैं अपनी अगली स्लाइड पे। तो यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि स्ट्राइक क्या होता है। जब भी देखो, ये एक तरीके का वेपन है। किसके हाथ में वेपन होता है, वर्कमैन के हाथ में वेपन होता है। जब भी वर्कमैन को अपनी बात मनवानी होती है, ये नॉर्मल ह्यूमन टेंडेंसी है, अगर हमें अपनी बात मनवानी होगी तो हम क्या करेंगे, उसे किसी तरीके से शो करने की कोशिश करेंगे कि अगर नहीं माना तो हम ये कर देंगे, धमकी देने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सिर्फ उसी तरीके से वर्कमैन अगर एम्प्लॉयर से अपनी बात मनवाना चाहते हैं तो क्या करते हैं, वो लोग स्ट्राइक कर देते हैं। सुना होगा ना, अपने बैंक वाले करते रहते हैं, बहुत लोग करते हैं, काम करना ही बंद कर देते हैं। तो मैं आपको ये सेक्शन 2 क्लॉज क्यू में दिया हुआ है, मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। तो सबसे पहली बात, स्ट्राइक जो होगा वो कहाँ पे होगा, इंडस्ट्री में होगा, राइट। और उस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में रिलेशन एग्जिस्ट होना चाहिए। उसके बाद जो काम करना सिर्फ एक पर्टिकुलर पर्सन नहीं, जबकि सारे लोग साथ में, सारे वर्कमैन, मेजॉरिटी ऑफ द वर्कमैन साथ में मिलकर उस काम को करना बंद कर दे। और कंसर्टेड एक्शन का मतलब ये नहीं कि चुपचाप बैठ के काम करना बंद कर दे, नहीं, बताओ तुम किस वजह से काम करना बंद कर रहे हो, क्या वजह है जिस वजह से तुम ऐसे मजबूर हो गए। तो अब देखो स्ट्राइक कितने तरीके की होती है। एक होता है गो स्लो स्ट्राइक। गो स्लो स्ट्राइक क्या होता है, ये लोग काम तो करते हैं पर काम बहुत धीरे करते हैं। जैसे मान लो दिन में 100 पीसेस बनने होते हैं किसी चीज के, तो ये लोग 10 बनाएंगे, अपना गुस्सा जाहिर करेंगे, कहेंगे कि हमारी डिमांड पूरी करो तो ही हम नॉर्मल काम करेंगे। इंडिया में इसे भारत शुगर मिल्स वर्सेस जैसिंग के केस में कहा गया कि गो स्लो स्ट्राइक इज नॉट अ स्ट्राइक। इंडिया में इसे स्ट्राइक नहीं माना जाता। इंडिया में स्ट्राइक सिर्फ उसे ही माना जाएगा जहां पे काम एकदम बंद हो चुका है, वरना स्ट्राइक स्ट्राइक नहीं है। हंगर स्ट्राइक वही भूख हड़ताल, ये आपने सुना होगा, हंगर स्ट्राइक कि खाना पीना नहीं खाते बैठ जाते हैं। उसके बाद स्टे इन, सिट डाउन, पेन डाउन, टूल डाउन। इसमें क्या होता है, बेसिकली आते तो हैं ऑफिस, जो एम्प्लॉयज होते हैं, वर्कमैन होते हैं, ऑफिस तो आते हैं। ये पीएनबी बैंक में बहुत ज्यादा हुआ, वहां के वर्कमैन करते हैं, आएंगे अपनी अटेंडेंस लगाएंगे, लेकिन वो लोग किसी भी तरीके का काम नहीं करेंगे, अपने टूल्स नहीं उठाएंगे, पेन नहीं उठाएंगे, ठीक है। उसके बाद सिंपैथेटिक स्ट्राइक, सपोज एक किसी वर्कमैन के साथ बहुत बुरा हो जाता है तो बाकी सब उसके साथ सिंपैथी दिखाने के लिए स्ट्राइक में जुड़ जाते हैं। देन वर्क टू रूल स्ट्राइक, यहाँ पे क्या होता है, ये इंडिया में नहीं होता नॉर्मली, जर्मनी में होता है, जापान में होता है। इसमें बेसिकली क्या करते हैं ना वो लोग कि काम ना बहुत तेज तेज करने लगते हैं, ओवर प्रोडक्शन कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब देखो, अगर ये स्ट्राइक अगर लीगल हुआ, जस्टिफाइड हुआ, तो वर्कमैन को तो कंपनसेशन मिल जाएगा। लेकिन अगर ये स्ट्राइक इलीगल हुआ, जस्टिफाइड नहीं हुआ, तो 1 दिन का 50 रुपए तक का फाइन देना पड़ सकता है, और साथ ही साथ 1 महीने की सजा हो सकती है। अब आते हैं अगले स्लाइड पे। अब विल स्टडी अबाउट लॉकआउट इन दिस। तो यहाँ पे लॉकआउट क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया स्ट्राइक जो रहता है वो वर्कमैन के हाथ में एक तरीके से वेपन रहता है, सेम उसी तरीके से लॉकआउट जो है वो एम्प्लॉयर के हाथ में वेपन है। अगर वर्कमैन अपनी कोई डिमांड रेस कर रहा है और जो एम्प्लॉयर है वो चाहता है कि डिमांड पूरी ना करे, तो वो भी, उसके पास भी वेपन है, वो क्या करेगा, इंडस्ट्री में ताला लगा देगा। मतलब लेमैन की लैंग्वेज में बोलूँ तो यही बात है कि जब घर में चूल्हा नहीं चलेगा तब इसे अकल आएगी। क्यों? क्योंकि जब इंडस्ट्री में ताला लग गया तो वर्कमैन को पैसा थोड़ी मिलेगा उस दिन का, राइट। तो अब हम इसके इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। आई होप आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा। तो स्ट्राइक कौन करता है, कौन इनिशिएट करता है, वर्कमैन। लॉकआउट कौन इनिशिएट करता है, एम्प्लॉयर।
तो इसके इंग्रीडिएंट्स देखते हैं। सबसे पहली बात, टेम्पररी क्लोजिंग ऑफ अ प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, थोड़े टाइम के लिए बंद रहता है, काम को सस्पेंड कर दिया जाता है कुछ दिन के लिए। उसके बाद जो एम्प्लॉयर रहता है वो मना कर देता है किसी को भी इंडस्ट्री में आने से। उस एक इसका केस है लॉर्ड कृष्णा शुगर मिल्स लिमिटेड सहारनपुर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। इस केस में ये कहा गया कि लॉकआउट जो है वो ज़रूरी नहीं है हमेशा कि इसी रीज़न की वजह से हो, कि इकोनॉमिक रीज़न की वजह से, नहीं, नहीं। कभी आपने ऐसे भी तो न्यूज़ सुनी है ना कि एम्प्लॉयर को जला दिया, जिंदा जला दिया, ऐसे ऐसे भी न्यूज़ तो सामने आती है ना। तो कभी-कभी कुछ सिक्योरिटी रीज़न्स भी हो सकते हैं जिसकी वजह से लॉकआउट लगता है। अब देखो लॉकआउट 2 कैटेगरी का होता है, इल्लीगल लॉकआउट और लीगल लॉकआउट। अगर इल्लीगल लॉकआउट हुआ यानी कि गलती किसकी थी यहाँ पे? एम्प्लॉयर की गलती थी। तो अगर एम्प्लॉयर की गलती है, तो एम्प्लॉयर जो है उसे वर्कमैन को कंपनसेशन देना पड़ेगा, ठीक है? और साथ ही साथ कंपनसेशन तो देना ही देना पड़ेगा, उसे साथ में फाइन देना पड़ सकता है ₹1000 तक का, प्लस उसे इम्प्रिज़नमेंट हो सकती है 1 महीने तक की। और अगर मान लो लॉकआउट लीगल है, तो उसे कंपनसेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। स्ट्राइक में इसका उल्टा है, अगर स्ट्राइक लीगल रहता था तो वर्कमैन को कंपनसेशन मिलता था। अब आते हैं अपने अगले स्लाइड पे। यहाँ पे अब हम लोग ये देखेंगे कि रिट्रेंचमेंट क्या होता है। ये दिया हुआ है सेक्शन 2 सब क्लॉज़ ओओ में। इसमें क्या बोला गया है कि सपोज़ रिट्रेंचमेंट बहुत सिंपल वर्ड है, आपको इसका आज के टाइम पे बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल मिल जाएगा। क्या होता है? छँटनी कर देना होता है। जैसे मैं को आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ, अभी जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का जो काम है, ठीक है? उस काम में थोड़ा डिमांड कम हो गई थी उस काम की। तो क्या हुआ था, जितने भी कंपनी से मैकेनिकल से रिलेटेड सब काम होता था, उधर क्या कर दिया गया था, जो एम्प्लॉयर्स ज़्यादा थे, मतलब जिनको एम्प्लॉइज़ जो ज़्यादा थे, तो एम्प्लॉयर ने क्या किया, सोचा उन सबको निकाल दिया, क्योंकि इतना सारा पैसा आएगा कहाँ से? देखो, अगर इंडस्ट्री चलती है तो प्रॉफ़िट 2 ही तरीके से हो सकता है। पहला तरीका प्रॉफ़िट का ये है, या तो तुम क्या करो कि अपना कॉस्ट कम कर दो, पहली चीज़। या तो दूसरा तरीका है कि तुम पैसा बहुत सारा, मतलब तुम्हें फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो। तो अब जिस चीज़ का काम ही नहीं हो रहा, जिस चीज़ की डिमांड ही नहीं है मार्केट में, है ना? उससे फ़ायदा कैसे कमा लोगे? पहली बात। तो अब दूसरा कंडीशन ही बचता है हमारे हाथ में। वो दूसरा कंडीशन क्या है कि कॉस्ट कम करो, वही मतलब वर्कर्स की छँटनी कर दो, ठीक है? तो सेम वही चीज़ है। क्या करते हैं कि मतलब कंपनसेशन देके हटा देते हैं। अब इस लेकिन कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं जो कि रिट्रेंचमेंट के अंदर नहीं आएगी। देखो मैं आपको एक बात बताती हूँ, कभी क्या किसी भी इंडस्ट्री में क्या होता है, जब भी वर्कमैन को हटाया जाता है तो वर्कमैन कोशिश करता है कि ये जो सिचुएशन है वो रिट्रेंचमेंट के अंदर फॉल हो जाए। क्यों? क्योंकि अगर रिट्रेंचमेंट के अंदर फॉल होगा तो उसे कंपनसेशन मिलेगा। लेकिन कुछ ऐसे रीज़न्स हैं जिन रीज़न्स की वज़ह से रिट्रेंचमेंट नहीं दिया जा सकता। जैसे वॉलंटरीली रिटायरमेंट, खुद से ही वो इंसान बोले जाना है, या फिर इल हेल्थ, जैसे आनंद बिहारी वर्सेस राजस्थान ट्रांसपोर्ट के केस में हुआ था। एक बस ड्राइवर था, उसकी आईसाइट वीक हो गई। तो अब भाई वो क्या कर रहा है कि उसे हटा दिया गया, ठीक है? तो कह रहे हैं रिट्रेंचमेंट है। ये रिट्रेंचमेंट कैसे है? वो सरप्लस लेबर थोड़ी था, उसकी जगह किसी दूसरे को तो एम्प्लॉय करना पड़ेगा ना। उसके बाद पनिशमेंट, मान लो डिसिप्लिनरी एक्शन वगैरह कुछ चल रहा, उस वजह से उसे निकाल दिया गया हो। उसके बाद सुपरएन्युएशन, मतलब एक एज होती है, अगर इसे एक्सीड कर जाना, सुपरसीड कर जाना, तो उसे एम्प्लॉयमेंट से निकाल देना, या फिर जो कॉन्ट्रैक्ट है दोबारा रिन्यू नहीं हो सकता। तो इसे याद करने का शॉर्टकट तरीका है वीआईपी एसएन, ये आपने पढ़ा होगा, वीआईपी सरोजिनी नायडू, कहीं पे पढ़ा होगा, तो यू माइट हैव गॉन थ्रू दिस ट्रिक। नाउ कमिंग ऑन अवर नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ पे अब हम लोग देखेंगे कि ले ऑफ क्या होता है। ये दिया हुआ है सेक्शन 2 क्लॉज़ के। यहाँ ले ऑफ बहुत ईज़ी सा काम है। मतलब बहुत ईज़ी कांसेप्ट है। सपोज़ क्या होता है, कोई इंडस्ट्री चल रही होती है। अब इंडस्ट्री चल रही है, तो होता है ना किसी-किसी दिन काम नहीं होता, या फिर पर्टिकुलरली जैसे आप देख लो, जो पढ़ाने वाले ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट वगैरह चलते हैं ना, ये गर्मियों का जब टाइम रहता है, मतलब जब बच्चों का पेपर हो जाता है, उसके बाद वाला जो टाइम रहता है ना, तो उस टाइम कोई आता नहीं है। तो अब भाई, आप एक बात बताओ, तो आप जो इतने सारे वर्कर्स काम करने आते हैं, तो कुछ वर्कर्स को तो खुद से ही भेज देगा ना जो एम्प्लॉयर होगा, सबको कितना पैसा देगा, राइट? अब मान लो कोई यहाँ पे एम्प्लॉयर आ रहा है, तो पैसा तो सैलरी तो लेगा ही लेगा, साथ में उसका चाय-पानी का खर्चा अलग। तो एम्प्लॉयर क्या करता है, जब देखता है कि किसी वर्कमैन की ज़रूरत नहीं है, तो क्या करता है, बोलता है आज तो घर पे रह, उसे छुट्टी दे देता है, पेड लीव मिलती है एक तरीके से। वो डिपेंड करता है कि कितना 50% देगा पैसा, या पूरा का पूरा कंपनसेशन करेगा। तो अब इसके इंग्रीडिएंट्स देख लेते हैं। जो एम्प्लॉयर है, वो एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर पा रहा। अब जो इनेबिलिटी है, किसी ऐसे रीज़न की वज़ह से हो जाती है, मतलब एम्प्लॉयर इस म मजबूर हो जाता है
किसी ऐसे चीज़ की वजह से जो चीज़ उसके हाथ में ही ना हो। जैसे कि रॉ मटेरियल की कमी हो गई, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह इन सब की कमी हो गई, या फिर पहले से इतना ज़्यादा स्टॉक है, या फिर मशीन बनने गई है कहीं पे, या फिर किसी नेचुरल कैलामिटी की वजह से, अर्थक्वेक वगैरह कुछ ऐसे आ जाना, या फिर किसी और कनेक्टेड रीज़न की वजह से, जैसे कोविड का देख लो, ठीक है? उसके बाद ले ऑफ होता है तो कंपनसेशन मिलता है ना, तो क्या-क्या कंडीशंस है? पहली चीज़ कि वो जो वर्कमैन है उसका नाम उस इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के मस्टर रोल में होना चाहिए। वर्कमैन जो है वो रिट्रेंच नहीं, ऐसा नहीं कि उसका रिट्रेंचमेंट कर दिया है, उसका कह रहा है ले ऑफ है, नहीं। 1 साल तक उसने कंटिन्यूअस सर्विस करी हो, या फिर वो बदली या फिर कैजुअल वर्कमैन नहीं होना चाहिए। मतलब क्या होता है कभी-कभी मतलब वर्कमैन आते नहीं है तो उनकी जगह हम लोग क्या करते हैं, किसी दूसरे वर्कमैन को एम्प्लॉय कर लेते हैं, उसे बोलते हैं बदली वर्कमैन, ठीक है? अच्छा, एक बात मैं आपको बताती हूँ, कभी-कभी क्या होता है ना, जैसे एक इंडस्ट्री रहती है, उसकी अलग-अलग जगह ब्रांच रहती है, जैसे गाज़ियाबाद में ब्रांच है और फरीदाबाद में ब्रांच है, अलग-अलग जगह ब्रांच है, ठीक है? तब क्या होता है, सपोज़ जो गाज़ियाबाद वाला ब्रांच है, उसमें काम कम है, तो उस पर्सन से कह रहा है कि तुम दूसरे ब्रांच में चले जाओ, मैं आपको छुट्टी नहीं दे रहा, तुम दूसरे ब्रांच में चले जाओ, फरीदाबाद वाले ब्रांच में चले जाओ। तो अब आप एक बात बताओ, वो पर्सन अगर मना कर दे और कहे कि मेरा ले ऑफ कर दिया है, ठीक है? तो ये गलत है। अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट इज़न्ट ले ऑफ। कमिंग ऑन आवर नेक्स्ट स्लाइड। ट्रांसफर में बेसिकली क्या होता है, जो प्रेज़ेंट एम्प्लॉयर रहता है, वो किसी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है या लॉ के ऑपरेशन की वजह से वो एम्प्लॉयर अब और देरी तक उस इंडस्ट्री को नहीं सँभाल पाएगा। तो क्या होगा, उस प्रेज़ेंट एम्प्लॉयर से किसी दूसरे एम्प्लॉयर को वो पूरी इंडस्ट्री ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब जब ऐसा होता है तो बहुत सारे सवाल उठ के आते हैं कि क्या वर्कमैन को नोटिस देना पड़ेगा इससे पहले? क्या वर्कमैन सिर्फ़ उसी तरीके से एम्प्लॉयड रहेंगे जैसे पहले एम्प्लॉयर के अंडर थे? और अगर ऐसे नहीं रहेंगे, उन्हें अगर ऑफ़िस से निकाला जा रहा है तो क्या उन्हें कंपनसेशन दिया जाएगा? तो ये सब सेक्शन 25 क्लॉज़ एफएफएफ में दिया हुआ है। अब आते हैं अपने अगले स्लाइड में, यहाँ पे हम लोग बात करेंगे क्लोज़र के बारे में। मतलब क्या होता है इधर, परमानेंटली ताला लग जाता है, ठीक है? जो ऑफ़िस है, उसे परमानेंट हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। इसमें भी यही सवाल उठ के आता है कि जो उसके अंदर वर्कमैन काम कर रहे हैं, उनका क्या होगा? उन्हें नोटिस देनी है, उन्हें कंपनसेशन देना है, कि क्या-क्या मेजर्स लेने हैं उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के। वो दिया गया है सेक्शन 25 सबसेक्शन एफएफ में। सो हियर वी आर डन विथ दिस। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैंने ओवरव्यू दिया था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।